हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 हल करेंगे, जो कि एक टेस्ट पेपर की तरह होगा। फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट तो आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से पेपर देंगे, ठीक उसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस टेस्ट पेपर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। प्रश्न आपके थोड़े से डीपली हो सकते हैं, उसके जो ऑप्शन है बड़े हो सकते हैं, प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार हो सकता है, कूट संबंधी प्रश्न हो सकता है, कथन संबंधी प्रश्न हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसी तरह से आप एक बार अपने आप को जांचिए कि आपकी अभी तक कितनी तैयारी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को हल करते हैं और लगाते हैं आज का टेस्ट पेपर। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट पेपर होगा ये हमारा टेस्ट पेपर नंबर 1 होगा। ठीक है, कौन सा? टेस्ट पेपर नंबर 1 होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेस्ट पेपर नंबर 1 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है, मार्क्स के राजनीतिक कथन में विचारधारा अभिव्यंजक है। ठीक है, मार्क्स का जो राजनीतिक विचारधारा है उसके कथन में ये आपके 4 कथन दिया है। इसमें कह रहा है कि विचारधारा में अभिव्यंजक है। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, आप से खुद से अपना मतलब लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मिथ्या चेतना। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मिथ्या चेतना का। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। देखिए, इसमें आपको सही बताना है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक आधुनिक उदारतावाद के बारे में सही नहीं है। ठीक है, आपको सही नहीं, उदारतावाद के बारे में सही नहीं बताना है इस चारों कथनों में से। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का हमारा ऑप्शन जो सी कह रहा है कि यह क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत में विश्वास करता। तो ये हमारा सही नहीं है, बाकी हमारे जो 3 है ये राइट हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से थोड़े से आपको डीपली प्रश्न मिलेंगे और थोड़े से आपको मतलब टाइम टेकिंग प्रश्न होंगे, ज़्यादा समय लेने वाले। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना परिकल्पना में निहित है। ठीक है, आपके 4 कथन हैं और एक आपका आपका एक लाइन दिया है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में निहित है। क्या निहित होना चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर समझ चुके रहे होंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। देखिए क्या डी क्या दिया है, एक ऐसी व्यवस्था जो सामाजिक सुरक्षा और जरूरतमंद तथा विपन्न लोगों को सहायता देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के साथ साथ व्यक्तिक संपत्ति के अधिकार को मिलाती है। ठीक है, यह क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में निहित है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि वितरक न्याय के लिए आधार है। ठीक है, वितरक न्याय के लिए आधार है। तो देखिए, वितरक न्याय के लिए जो आधार होता है आपका योग्यता, अर्हता और आवश्यकता होती है। तो आपका जो ऑप्शन डी दिया है, योग्यता, अर्हता और आवश्यकता, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हमारे आइजिया बर्लिन है। कौन है? आइजिया बर्लिन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने आप को जांचते चलिए, मेरे सही टिक करने तक आप लोग इंतजार मत करिए, आप खुद से टिक कर लीजिए। अगर गलत होगा तो फिर सही आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, एक सभ्य समुदाय के किसी सदस्य की इच्छा के विरुद्ध शक्ति का समुचित प्रयोग करने का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिससे दूसरों को हानि न पहुंचे। देखिए प्रश्न को समझिए पहले।
देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सभ्य समुदाय के किसी सदस्य की इच्छा, ठीक है, के विरुद्ध शक्ति का समुचित प्रयोग करने का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि दूसरे को क्या हो, हानि ना पहुंचे। देखिए ये जो विचार है आपका किसका है, तो देखिए ये जो विचार है ये हमारे जेएस मिल का है। किसका है? जेएस मिल का है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कथन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप आंसर सही नहीं मार पाएंगे, क्योंकि एक ही कथन थोड़े से बस एक शब्द का हेर फेर होता है, आपका दूसरा उसमें क्या हो जाएगा, विचारक आ जाता है। प्रश्न नंबर 6 का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बार्कर का न्याय संबंधी विचार संश्लेषण है। ठीक है, तो बार्कर का जो न्याय संबंधी विचार है वह उसके विचार में क्या क्या आते हैं, तो देखिए बार्कर के जो न्याय संबंधी जो विचार हैं उसके अंतर्गत आपका स्वतंत्रता और समानता आता है। ठीक है, क्या? स्वतंत्रता और समानता, यानी ऑप्शन जो ए दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बुद्धि खतरनाक है क्योंकि यह श्रद्धा की उपेक्षा करती है, विज्ञान विध्वंसक है क्योंकि यह हर विश्वास का हरण करता है, तर्क खराब है क्योंकि यह नैतिक विचार के विरुद्ध दूरदर्शिता की बात करता है, और नीचे लिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त विचार का समर्थन करता है। ठीक है, आपका एक विचार दिया है, 4 विद्वान दिए हैं, चारों विद्वानों में से यह किसका विचार हो सकता है। ठीक है, यह कौन इसे समर्थन देता है। ऑप्शन आपके पास थे 4, रूसो, हॉब्स, लॉक और मॉन्टेस्क्यू। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूसो होगा। ठीक है, कौन सा? रूसो हो जाएगा हमारा। ठीक है, रूसो समर्थन करता है इस विचार का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि लाक के अनुसार, ठीक है, लाक के अनुसार देखिए क्या बताया गया है, सभ्य समाज के रूप में संगठित होने और सरकार के अधीन अपने को बनाए रखने में मनुष्य का बड़ा और प्रमुख लक्ष्य अपनी संपत्ति की सुरक्षा था। ठीक है, उपयुक्त कथन में संपत्ति शब्द इंगित करता है। ठीक है, लाक का यह संपत्ति संबंधी एक सुझाव था, उसका यह एक विचार था। ठीक है, यह जो संपत्ति संबंधी कथन है, ठीक है, किसकी तरफ इशारा करता है, तो यह जो इशारा करता है फ्रेंड्स यह आपके जीवन और स्वतंत्रता की तरफ इशारा करता है। ठीक है, किसकी तरफ? जीवन और स्वतंत्रता की तरफ, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जीवन और स्वतंत्रता को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, हाँ देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपके पास 4 कथन हैं। देखिए कथन क्या क्या दिया है। पहला दिया है आपका, राजनीतिक शक्ति एक वर्ग की वह संगठित शक्ति है जो दूसरे वर्ग पर दमन के लिए है। दूसरा दिया है कि राज्य का अस्तित्व बने रहने से समाज में वर्ग विद्वेष बना रहना अपरिहार्य है। तीसरा है, राज्य समाज पर बाहर से आरोपित शक्ति नहीं है, वास्तव में यह समाज के विकास के विशेष चरण में उसका उत्पाद है। चौथा आपका दिया है विचार, राज्य नागरिक समाज से स्वतंत्र है। और नीचे लिखा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है। ये 4 कथन है जो जो राज्य का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, उस सिद्धांत में, मार्क्सवादी सिद्धांत में ये 4 कथनों में से कौन कौन उस सिद्धांत को प्रतिपादन करने में सहायक होते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए हमारा जो 10वां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या दिया, राजनीतिक शक्ति एक वर्ग की वह संगठित शक्ति है जो दूसरे वर्ग पर दमन करती है। तो ये तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। तो ठीक है, तो हमारा पहला हो गया। और दूसरा क्या दिया है कि राज्य का अस्तित्व बने रहने से समाज में वर्ग विद्वेष रहना अपरिहार्य है। तो ये भी हमारा हो जाता है। और देखिए तीसरा क्या है, तीसरा आपका दिया राज्य समाज पर बाहर से आरोपित शक्ति नहीं है, वास्तव में यह समाज के विकास के विशेष चरण में उसका उत्पाद है। तो ये भी आपके मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। चौथा क्या दिया, राज्य नागरिक समाज से स्वतंत्र, तो नहीं, ये गलत है, ये आपके
मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए कौन कौन सा हमारा राइट हो रहा है, 1 2 3, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2 3, ठीक है, एक और 1 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न अब थोड़े से आपको बड़े बड़े दिखेंगे, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको मैं पढ़ के थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची आपका एक में क्या दिया है, एक तरफ आपका दिया है आपके विचारक दिए हैं, दूसरी तरफ उनके पुस्तकों के नाम है, ठीक है। आपको मिलान करना है। तो देखिए पहला आपका दिया है बिलोबी, तो इस यहीं से हम लोग मिलान कर लेंगे। और दूसरा आपका दिया है लाक, तीसरा दिया है आपका रूसो, और चौथा दिया है यानी कि डी दिया है आपका जेम्स, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग अगर मिलान करते हैं तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए जो हमारा पहला है बिलोबी, तो बिलोबी का हमारा देखिए आ जाएगा 3 नंबर पे, द नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि आपका, एक मिनट, ठीक अब सही है, अब सही है। देखिए बिलोबी का हमारा 3 नंबर आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। लाख, लाख का देखिए आ जाएगा हमारा एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, एक नंबर आ जाएगा, यानी कि टू टिट्राइजेज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये ला की क्या है, रचना है। और रूसो की देखिए क्या है, तो रूसो की सभी सभी लोगों को पता है कि दी कॉन्ट्रैक्ट सोशल है, ठीक है। कौन से, दी कॉन्ट्रैक्ट सोशल है, तो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारा बचता है क्या, तो इसके बाद हमारा 2 नंबर बचता है, यानी जेम्स प्रथम का लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, इसको हम लोगों ने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कर लिया है, तो यानी कि यहाँ पे 2। तो देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, कौन सा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जो सुनिश्चित करे, ठीक है, क्या सुनिश्चित करे, तो फ्रेंड्स उसका जो वह सुनिश्चित करेगा वह सामाजिक न्याय को, ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है सही अर्थों में अधिकार विधि की सृष्टि कहे जा सकते हैं, यह विचार है किसका है, तो फ्रेंड्स यह जो विचार है आपके बेंथम महोदय का, ठीक है। बेंथम महोदय का क्या विचार है, सही अर्थों में अधिकार विधि की सृष्टि कहे जा सकते हैं, यह बेंथम महोदय का, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में, ठीक है, संघीय व्यवस्था में क्या होता है, तो देखिए संघीय व्यवस्था में आपके इन चारों ऑप्शनों में से आपका जो डी दिया है, संघ और राज्य अनश्वर होते हैं, ठीक है, नश्वर नहीं होते हैं, अनश्वर होते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का, संघीय व्यवस्था में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग अब देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली में नियंत्रित और संतुलन के सिद्धांत को सही प्रकार से स्पष्ट करता है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। अमेरिका के क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात आ रही है, तो उसके नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में सही कथन इसमें से कौन सा हमारा राइट होगा, तो फ्रेंड्स इसका देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे को क्या करते हैं, नियंत्रित कर सकें, जिससे क्या हो, सरकार का कार्य संचालन, ठीक है, सरलता पूर्वक संपन्न करने के लिए संवैधानिक संतुलन बने रहे, ठीक है। ये क्या है आपके अमेरिका के अध्यक्षात्मक प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपके 4 युग्म दिए हैं, कौन कौन सा, तो पहला देखिए दिया है आपका कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। इसके अंतर्गत दिया रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय
शासित। और दूसरा दिया है नोटिफाइड एरिया, जिसमें नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसके अंतर्गत दिया है नए विकासशील नगरों का प्रशासन। और तीसरा दिया है म्यूनिसिपल काउंसिल, इसके अंतर्गत दिया है एक निर्वाचित मेयर की अध्यक्षता में प्रशासन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर देखिए आपका इस नीचे क्या दिया है, इनमें से कौन कौन से युग में सही सुमेलित है, यानी कि आपके सही सुमेलित बताना है। तो 3 दिया है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन में आपको 4 तक भी दे दिया है, तो 4 वाला तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो कंटेनमेंट बोर्ड दिया है ये तो हमारा राइट है, ठीक है, ये राइट है। दूसरा क्या दिया था, नोटिफाइड एरिया कमेटी नए विकासशील नगरों का, ये भी सही था। म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल है ये क्या दिया, एक निर्वाचित मेयर की अध्यक्षता में प्रशासन, ये हमारा सही नहीं है। तो यानी कि हमारा कौन सा राइट होगा फ्रेंड्स, तो 1 2 हो रहा है, 1 2 किसी में नहीं दिया है। तो इस हिसाब से इस चारों ऑप्शन में से कोई राइट नहीं दिया है। यदि हम इसको हटाते हैं तब जाके हमारा सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो इसे आप लोग इसे मान सकते हैं, ठीक है, 4 नहीं दिया है, ठीक है, वैसे कोई नहीं सही होगा, लेकिन अगर इसको हटाते हैं तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए बहुत इजी प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपको नहीं आ रहे तो समझिए आपकी पढ़ाई बहुत नगड़ के बराबर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आप एक पीजीटी पीएचडी जीआरसी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्नों को तो आपके एकदम प्रश्न पढ़ते गए, अब तुरंत इसका आप जबानी तुरंत आप बिना ऑप्शन देखे आप इसको मार सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 20। देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, उनको आप करेंगे तब जाके आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपकी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न नहीं है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको संभावित प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। नहीं संभावित तो इससे मिलता जुलता ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक इसी तरह की कैटेगरी का, ठीक है। कूट संबंधी मिलेगा, कथन संबंधी आपके सही गलत पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप करने की आदत डाल लीजिए। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का उपाय नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो कह रहा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। यह हमारा क्या है, एक उपाय नहीं हो सकता है किसके लिए, मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मंत्रिमंडल वह समासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बकसुआ का काम करता है, ठीक है। यह किसके अनुसार है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह आपके वाल्टर बेजहार्ट के अनुसार, ठीक है, यह वाल्टर बेजहार्ट के अनुसार ये कथन है, क्या है, मंत्रिमंडल वह समासक है जो कार्यपालिका को विधायिका से जोड़ने में बकसुआ का काम करता है, किसके अनुसार, वाल्टर बेजहार्ट के अनुसार, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य, ठीक है, क्या होते हैं। तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बहुत आसान सा था, बस आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ऑप्शन को तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग कहते हैं कि केवल आंसर बताया करिए, इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अस्थायी समितियों में से किस एक के सदस्यों का चयन लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए जो प्राक्कलन समिति होती है ये क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही इसका चयन होता है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है,
ठीक है, तो मुझे लगता है सभी लोग समझ चुके होंगे कि जो भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार होता है वह किस तरह का अधिकार होता है, क्या मौलिक होता है? नहीं, वह संवैधानिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, आपका ये भी दिया है कथन संबंधी। तो देखिए प्रश्न कह रहा है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, देखिए विचार कीजिए। नीचे दिया है कि सार्वजनिक हित में याचिका स्वीकार की जा सकती है जबकि उसे प्रस्तावित किया गया हो। ठीक है, नीचे कथन क्या है कि सार्वजनिक हित में याचिका की क्या हो सकती है, स्वीकार की जा सकती है जबकि उसे क्या किया गया हो, प्रस्तावित किया गया हो। ठीक है, और नीचे आपका देखिए चार कथन है। क्या कहा है, एक दिया है कि एक व्यक्ति द्वारा जब उसके हित प्रभावित हो, दूसरा दिया है एक समूह द्वारा जब उसके सदस्यों के हित प्रभावित हो, तीसरा दिया है एक व्यक्ति द्वारा समूह द्वारा जब आम तौर पर जनसाधारण के हित प्रभावित हो, और चौथा दिया है एक व्यक्ति द्वारा एक समूह की सहायता से समूह के हितों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए सार्वजनिक हित में याचिका स्वीकार की जा सकती है, किस लिए, तो एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा जब आमतौर पर क्या हो, जनसाधारण के हित में वह प्रभावित हो, यानी कि ऑप्शन सी जो कह रहा है कि मात्र 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मात्र 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए कह रहा है, भारत में किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को एक्स, ठीक है, एक्स यानी क्या होना चाहिए, एक्स की जगह क्या होना चाहिए, इस कथन में एक्स का अर्थ, यानी कि एक्स का अर्थ बताना है आपको। तो फ्रेंड्स जो भारत में किसी भी राज्य की विधायिका उस राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, सीमित कर सकती है, या समाप्त कर सकती है। कौन सा राइट होगा, तो नहीं बढ़ा सकती है, ना ही सीमित कर सकती है, और ना ही समाप्त कर सकती है। ठीक है, देखिए विधायिका उच्च न्यायालय स्वतंत्र, कोई भी न्यायालय हो वह क्या होता है, आपके कार्यपालिका से, ठीक है, और विधायिका से वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों के संबंध में विशेष प्रशासकीय प्रावधान करती है जो है। ठीक है, तो आपके स्टेट बताना है कौन कौन से वे स्टेट हैं जिसमें क्या होता है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं उसमें क्या हो, विशेष प्रशासकीय प्रावधान होता है। ठीक है, वे कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये आपके हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल के लिए अनिवार्य है कि वह आदिवासी मामलों के प्रभारी के रूप में एक मंत्री भी नियुक्त करे। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह आदिवासी मामलों में क्या करे, प्रभारी के रूप में एक मंत्री को नियुक्त करे, तो वह स्टेट होता है हमारा नागालैंड। कौन सा, नागालैंड, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न था नहीं है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह भारत का महान्यायवादी होता है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि एक न्यायालय द्वारा किसी निम्न अधिकारी को रीट जारी कर संबंधित मुकदमा अपने पास मंगाने अथवा उसे किसी अन्य उच्च अधिकारी के पास विचार हेतु भेजने का आदेश देने को कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए न्यायालय द्वारा आपके जो क्या होते हैं, आदेश जारी होते हैं, ठीक, उन आदेशों को एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को उसके ऊपर लेक्चर जल्द ही देने वाला हूँ, नोट्स भी देने वाला हूँ, बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल कारण मैं आप लोगों को नहीं भी प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे आप लोगों से क्या कहें, खेद है। ठीक है,
देख लेते हैं प्रश्न। देखिए क्या कह रहा था कि एक न्यायालय द्वारा किसी निम्न अधिकारी को रीट जारी कर संबंधित मुकदमा अपने पास मंगाने अथवा उसे किसी अन्य उच्च अधिकारी के पास विचार हेतु भेजने का आदेश देने को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो वह देखिए, यदि कोई न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को रीट जारी करता है और मुकदमा क्या अपने पास मंगवाता है या दूसरे अधिकारी के पास भेजता है, तो उसे निषेध यानी कि रोकता है, ठीक है, उस अधिकारी को वह काम करने से। तो रोकने का मतलब आपका क्या हो जाएगा? निषेध, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त अथवा निर्मित किया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त अथवा क्या किया जाए? निर्मित किया, यानी किसी राज्य में क्या किया, विधान परिषद को हटा दिया जाए या वहाँ पे विधान परिषद बना दिया जाए। तो यह कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, यह आपके जो वहाँ का राज्य का विधानसभा होता है उसके कहने पे यानी उसके संतुष्टि पे क्या है? संसद द्वारा होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्यसभा के बारे में सही है? आपको सही की बात पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 देखिए आपको राज्यसभा के बारे में, तो देखिए इसमें एक ही कथन हमारा सही है, वो आपका डी है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। इसी कारण राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन कहा जाता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रपत्र में सर्वप्रथम घोषित किया गया कि व्यक्तियों की रचना समान हुई है, ठीक है। यह घोषणा है, ठीक है। तो किस घोषणा के अंतर्गत आया? मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को। तो ऑप्शन में 2 ही घोषणा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह जो घोषणा है, यह घोषणा आपकी स्वतंत्रता की घोषणा 1976 की है, ठीक है। कौन सी स्वतंत्रता की घोषणा? 1776, ठीक है। कौन सी? 1776, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता की घोषणा 1776। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। 2 ही ऑप्शन इसमें दिए हैं, बस 2 ही में से आपको सही देखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताएं आप लोग, कैसे हटाया जा सकता है भारत के उपराष्ट्रपति को? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में देखिए क्या होता है, प्रस्ताव को आरंभ किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? राज्यसभा में उस राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद लोकसभा से क्या कह जाते हैं? स्वीकृति ली जाती है, ठीक है। यानी राज्यसभा में उस प्रस्ताव को लाया जाता है, फिर उसके बाद लोकसभा उस पर क्या करती है? स्वीकृति देती है। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता, ठीक है। भारत में, ठीक है, भारत के संविधान में वह कौन सा ऐसा अधिकार है जो कि आपातकाल में भी उसे आप नहीं छीन सकते, ठीक है, भारत के नागरिक से। तो देखिए यह जो अधिकार है वह जीवन का अधिकार होता है कि आपातकाल में भी आप जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकते। बाकी जो अधिकार होते हैं उसे क्या कर सकते हैं? सीमित किया जा सकता है या, ठीक है, स्थगित किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है उस अधिकार को। लेकिन जीवन का जो अधिकार होता है इसे नहीं छीना जा सकता आपातकाल में भी, ठीक। यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान की अस्पृश्यता, ठीक है, भेदभाव की बात हो रही है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया? तो वह अनुच्छेद आपका 17 है, ठीक है। कौन सा? 17, ये याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 17, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए ये आपका, हाँ ठीक है। आप देखिए प्रश्न नंबर 37 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपका कथन कौन सा है? मौलिक कर्तव्य दिया है, इसके अंतर्गत 4, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 आपको कथन दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं?
पहला देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं, यानी मौलिक कर्तव्य क्या है, भारत के संविधान के सदा अंग रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य आपके संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तीसरा कह रहा है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक है। तो फ्रेंड्स देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ये क्या है, भारतीय संविधान का जो संविधान का जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया। ठीक है, किसके अंतर्गत, भारतीय संशोधन के अंतर्गत। यानी देखिए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपका नहीं पूछा है कि नीति निर्देशक क्या सिद्धांतों के अनुसार नहीं आएगा उस राज्य के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा दिया है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ठीक है, यह आपके नीति निर्देशक के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, किसी भी स्टेट को धार्मिक राज्य बनाने का यह, ठीक है, आपको आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, यह सिद्धांत नहीं कहता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राज्यीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। तो यह देखिए किसके अंतर्गत, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, किसके अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। देखिए फ्रेंड्स इसका आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको आराम से वहाँ पे हल करिएगा, आपको टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ आप लोगों को इसका प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 युग्म दिए हैं। ठीक है, कौन कौन सा सही हो सकता है देखते हैं। पहला क्या दिया, अधिशात्मक लोकतंत्र मंत्रिमंडल का वर्चस्व विधायिका के अंदर और बाहर। दूसरा दिया संसदीय लोकतंत्र कार्यपालिका और विधायिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध। तीसरा दिया सरकार का एकात्मक स्वरूप स्थानीय सरकार किन्हीं प्रारंभिक शक्तियों के बिना। ठीक है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आपके युग्म दिए हैं तो उसको आपको सही सुमेलित करना है। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें से हमारा दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है, 1 नंबर का हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखिए दूसरा तीसरा किस में दिया है, आपके ऑप्शन डी में दिया है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है कि यदि भारत की संघ सरकार किसी राज्य या राज्यों के समूह को निर्देश दे कि वह निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, गोहत्या निषेध अनुच्छेद 48 तथा मदिरा नशाबंदी अनुच्छेद 47 को लागू करे और यदि राज्य इसे लागू करने से इनकार कर दे तो, ठीक है, क्या किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इन अनुच्छेदों यानी कि यह जो निर्देश होते हैं इनको यदि लागू करने के लिए स्टेट को कहा जाए और वह इनकार कर दे तो उस राज्य के विरुद्ध क्या किया जाता है, अनुच्छेद 365 का अवलंबन लिया जा सकता है। ठीक है, उस राज्य के विरुद्ध, यानी ऑप्शन ए जो कह रहा है कि अनुच्छेद 365 का अवलंबन इन राज्यों के विरुद्ध लिया जा सकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि लाक ने सामाजिक संविदा संविदा सिद्धांत का प्रयोग किया है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न, लाक ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रयोग किया है। तो इसका देखिए राइट जो आंसर होगा फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन सी कह रहा है कि उदारवादी लोकतंत्र राज्य का औचित्य ठहराने के लिए। तो ये क्या है, लाक ने क्या किया, सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रयोग किया है किसके लिए, उदारवादी लोकतंत्र राज्य का औचित्य ठहराने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को बस हम लोग यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े हैं, कुछ समझना भी पड़ रहा है। इसका आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, इस तरह के प्रश्नों को आप हल करने का पूरा प्रयास करिए कम से कम समय में,
ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप कम समय में अधिक प्रश्नों को आसानी से कर लें। ठीक है फ्रेंड्स? और इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।